नमस्कार मित्रों। आज मैं राजनीतिक दर्शन के महानतम राजनीतिक चिंतक, राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो के ऊपर कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि प्लेटो को पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। वो प्रथम पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के रूप में उसके विचार व्याख्यात हैं। और प्लेटो जो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व ग्रीक का विचारक था, वो पूरे विश्व में आज भी उतना ही प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दर्शन का, राजनीति विज्ञान का कोई भी ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक हम प्लेटो के चिंतन को, प्लेटो के सिद्धांतों को, प्लेटो के दर्शन को अच्छी तरह से ना समझ लें, ना उसको जान लें। इसी श्रृंखला में मैं पहले कुछ प्लेटो से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपसे करूंगा और उसके बाद जो प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध रचना है रिपब्लिक, हालांकि उसने और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, द स्टेट्समैन, द लॉज, जिसमें उसने राज्य के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की, लेकिन जिस ग्रंथ के लिए प्लेटो की एक अलग पहचान है वो रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक में जो उसने राज्य के सिद्धांतों को हमारे सामने रखा है, विशेष रूप से जिसमें उसने आदर्श राज्य का सिद्धांत हमारे सामने रखा है, उसके क्या कंपोनेंट्स थे, उन सब के बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा, दूसरे व्याख्यान में चर्चा करूंगा। पहले मैं आपसे कुछ प्लेटो से संबंधित उन महत्वपूर्ण तथ्यों को रखना चाहता हूं जिसने प्लेटो को एक दार्शनिक से राजनीतिक दार्शनिक के रूप में परिवर्तित किया। उसकी सोच क्या थी, उसके दृष्टिकोण क्या थे और किन बातों को लेकर वो आगे चला था। मित्रों, प्लेटो मूल रूप से एक दार्शनिक था जो सत्य और ज्ञान की खोज में लगा हुआ था, किंतु जब उसके गुरु, जिसको हम सोक्रेटिस या सुकरात के नाम से जानते हैं, जब उसके साथ यह घटना हुई कि उसको तत्कालीन राजा ने सिर्फ इसलिए जहर देकर मरवा दिया कि उसको ये लगा कि सोक्रेटिस कुछ ऐसा कह रहा है, कुछ ऐसा प्रचार कर रहा है जो राजसत्ता के या राजा के विरुद्ध है, जबकि सोक्रेटिस भी एक महान दार्शनिक था जो सत्य और ज्ञान की बातें ही करता था। इस घटना ने सोक्रेटिस के शिष्य प्लेटो को झकझोर कर रख दिया और प्लेटो के दिमाग में यह आया कि ऐसा क्यों हुआ। वो दार्शनिक होने के नाते उसने गहन चिंतन किया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसका जो मूल कारण है, जो एक संत, एक महात्मा, एक दार्शनिक, एक सत्य पुरुष सोक्रेटिस को इस स्तर पर ले आया कि उसको मरवा दिया गया और उसका कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, कहीं कोई इस तरह का उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठी। तो इसके दो कारण उसकी समझ में आए। पहला तो ये कि वो राजा अज्ञानी था, राजा को सत्य असत्य, अच्छे बुरे का भेद नहीं था। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो उसके निष्कर्ष जिस पर वो पहुंचा कि प्रजा भी बराबर की अज्ञानी थी, जिसने सोक्रेटिस की मृत्यु को उसी प्रकार से लिया जिस प्रकार से किसी भी एक अपराधी को दंड दिया जाता है, उसी की भांति उसने लिया। उसके विरुद्ध उसने किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं उठाई। तो इस चिंतन ने, इस निष्कर्ष ने प्लेटो को यह सोचने पर मजबूर किया कि अज्ञानता ही एक प्रमुख कारण है जो राज्य में अराजकता, जो राज्य में अव्यवस्था को जन्म देती है।
अर्थात यदि हमें समाज में और राज्य में एक आदर्श व्यवस्था स्थापित करनी है तो हमें ज्ञान की व्यवस्था स्थापित करनी होगी, और यहीं से उसका राजनीतिक चिंतन आरंभ होता है। और इन्हीं बातों को दिमाग में रखकर उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, जिसको हम रिपब्लिक कहते हैं। रिपब्लिक एक दार्शनिक ग्रंथ है जो राजनीतिक दर्शन की दिशा में लिखा गया है, और इसी ग्रंथ ने उसको दार्शनिक से राजनीतिक दार्शनिक की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। जैसा कि अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि पूरी रिपब्लिक का आधार, मूल मंत्र केवल एक है, नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज। अर्थात ज्ञान ही सर्वोत्तम गुण है और सर्वोत्तम गुण ही ज्ञान है। नॉलेज इज वर्च्यू एंड वर्च्यू इज नॉलेज। तो इस मूल मंत्र पर आधारित होकर उसने हमारे सामने एक आदर्श राज का सिद्धांत रखा, और वो जो उसने आदर्श राज का सिद्धांत हमारे सामने रखा है वो आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। वो निश्चित रूप से एक दिशा निर्देश का काम करता है। हो सकता है बाद में उसने स्वयं ये कहा कि जो कुछ मैंने रिपब्लिक में लिखा वो एक उटोपिया है, वो एक कल्पना है, लेकिन वो एक आदर्श है, और उस आदर्श को प्राप्त करना हर राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। प्लेटो की यह पुस्तक, जिसको हम रिपब्लिक कहते हैं, ये डिडक्टिव मेथड पर आधारित थी। डिडक्टिव मेथड का तात्पर्य है कि प्लेटो दार्शनिक होने के नाते कुछ चिंतन करता है, कुछ मनन करता है, कुछ उसका अपना एक विजन है, अपना एक दृष्टिकोण है, और उस विजन को, दृष्टिकोण को, चिंतन को वो सिद्धांतों के रूप में हमारे सामने रखता है, जिसको हम थोड़ी सी तकनीकी भाषा में, टेक्निकल भाषा में कहते हैं फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशेष की ओर। यानी उसका एक सामान्य चिंतन है समाज के बारे में, राज्य के बारे में, राजा के बारे में, और उसके आधार पर वो अपने एक आदर्श राज का सिद्धांत हमारे सामने रखता है। यही कारण है कि हम उसको प्रथम राजनीतिक, पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जानते हैं। हालांकि उसका शिष्य, जिसको हम लोग जानते हैं अरस्तु था, अरिस्टोटल था, उसको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान का जब जनक की बात होती है तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु कहलाता है, ना कि उसका गुरु प्लेटो, क्योंकि अरस्तु ने इंडक्टिव मेथड यूज किया, यानी कि उसने वैज्ञानिक विधियों का सहारा लिया और वैज्ञानिक विधि के आधार पर उसने अपने राजनीतिक सिद्धांतों को दिया, जिसको हम कहते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, विशेष से सामान्य की ओर। इसके विपरीत प्लेटो ने डिडक्टिव मेथड यूज किया, जिसको हम कहते हैं सामान्य से विशेष की ओर। दूसरी महत्वपूर्ण बात रिपब्लिक की यह है कि पूरी रिपब्लिक, जो कि ग्रीक भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से, हम सब जानते हैं कि प्लेटो एक ग्रीक दार्शनिक था। हालांकि रिपब्लिक का ट्रांसलेशन अब लगभग हर भाषा में हो चुका है। ये जो पुस्तक है ये डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है, डायलेक्टिक फॉर्म जिसे हम कहते हैं, या डायलॉग फॉर्म हम कहते हैं। यानी कि इसमें जो संवाद है वो उसके चिंतन को आगे बढ़ाता है। शिष्य गुरु से कुछ प्रश्न करता है और गुरु उस प्रश्न का उत्तर देता है, और इस श्रेणी, इस तरीके से, इस शैली से उस पुस्तक को आगे बढ़ाया गया है। तो इसको डायलॉग या डायलेक्टिक फॉर्म हम कहते हैं, जिसमें ये पुस्तक उसकी लिखी गई है। मित्रों, इसके बाद प्लेटो के हम जब राज्य के सिद्धांत की चर्चा करते हैं तो प्लेटो का जो राज्य का सिद्धांत था वो अन्य दिए गए विचारकों के राजनीतिक सिद्धांतों से बिल्कुल भिन्न है, और इसको हम कहते हैं कि प्लेटो का ये आदर्श राज्य का सिद्धांत था, आइडियल थ्योरी ऑफ स्टेट। आइडियल थ्योरी ऑफ स्टेट जो प्लेटो ने दी, वो समझने से पहले
हम लोग ये समझें कि उसके राज्य के मूल विचार क्या थे, राज्य के बारे में उसका अपना चिंतन क्या था। पहली चीज जो वो सोचता है, या प्लेटो ने जो हमारे सामने रखी, कि आफ्टर ऑल वाई स्टेट, राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य का एम क्या है। और यहां पर वो कहता है कि राज्य का जो अंतिम उद्देश्य है वो है एथिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि व्यक्तियों का आध्यात्मिक और नैतिक विकास। अब देखिए, ये एक उसने नई बात कही जो शुरुआत में हमको सभी आइडियलिस्ट थिंकर्स के अंदर दिखाई दी, एक पूरे फेज के अंदर, जहां पर उसने कहा कि भौतिक विकास महत्वपूर्ण नहीं है, नैतिक और आध्यात्मिक विकास महत्वपूर्ण है। राज का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जहां पर व्यक्ति नैतिक और आध्यात्मिक विकास करे, ना कि भौतिक विकास करे, या उसके पास संपत्ति हो, या राज के पास बहुत संपत्ति हो, या राज बहुत शक्तिशाली हो। इन बातों को उसने नहीं कहा। तो इस तरह से उसका जो राज का सिद्धांत है वो एक मॉरल थ्योरी ऑफ स्टेट है, राज्य का एक नैतिक सिद्धांत है, जिसमें वो नैतिकता, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, इन चीजों पर वो बल देता है। उसका ये मानना था कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, इट्स ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, इसको किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि ये स्वतः व्यक्तियों में विकसित हुई है, क्योंकि ये लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो एक समूह या संगठन में रहें, और इसके लिए कोई आर्टिफिशियल या उसके लिए कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये राज्य व्यक्ति के स्वभाव में है। और जिस समय की उसने चर्चा की, हम सब लोग जानते हैं कि उस समय ग्रीक में सिटी स्टेट्स हुआ करते, जिनको हम नगर राज्य कहते थे। छोटे छोटे समाजों और राज्यों की कल्पना उसने की, और इनफैक्ट उस समय सोसाइटीज बहुत जटिल नहीं थी, बहुत सिंपल साधारण समाज हुआ करते थे। इसलिए उसने राज्य को और समाज को साथ साथ यूज किया है, इंटरचेंजेबली यूज किया है। जिस तरह से समाज स्वाभाविक होते हैं, लोगों का संगठन, लोग साथ साथ रहने लगे स्वभाव से, उसी तरह से राज्य भी स्वभावतः पनप कर सामने आया। सिटी स्टेट्स की जिसकी हम लोगों ने चर्चा की, वो उनकी जनसंख्या भी बहुत कम हुआ करती थी। प्लेटो ने कहा कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या लगभग 5000 के आसपास होनी चाहिए। हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि कितने छोटे समाज या राज्य की वो बात कर रहा है। लेकिन राज्य मॉरल बेस्ड, नैतिकता राज्य का आधार स्तंभ होना चाहिए। और इसीलिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने में हम लोग को रिपब्लिक में मिलती है कि उसने राज्य में टिम्बर के व्यापार, लकड़ी के व्यापार को प्रोहिबिट किया था। उसने ये कहा था कि राज्य में अगर लकड़ी का व्यापार होगा तो उससे नावें बनेंगी, बोट्स बनेंगी। बोट्स बनने से क्या होगा कि एक ट्रांसपोर्टेशन का, चूंकि उस समय के जितने अधिकतर जो शहर थे वो नदियों के किनारे ही बसते थे, तो उनमें एक लिंक स्थापित होगी और धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के उस समय और कोई साधन नहीं थे। इसलिए एक फास्ट मूवमेंट जो है वो टिम्बर के, नावों के बनने से शुरू होगा। इसलिए उसने कहा कि टिम्बर का व्यवसाय नहीं होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स होनी चाहिए। किन बातों पर फोकस होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, ना कि प्रॉस्पेरिटी और मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस होना चाहिए। मॉरलिटी शुड बी द बेसिस ऑफ स्टेट। तो इसको आधार मानकर प्लेटो ने हमारे सामने आइडियल स्टेट की थ्योरी को रखा। अब हम जब उसके प्लेटो के आदर्श राज के सिद्धांत के ऊपर आते हैं, इनफैक्ट उसका जो आदर्श राज का सिद्धांत है ये कई और सिद्धांतों का मिश्रण है। अर्थात आइडियल स्टेट इज ए होल, एक संपूर्ण है
जिसमें कई और तत्व शामिल हैं। और जब ये तत्व, जिसको उसने सब थ्योरीज या अलग अलग थ्योरीज उसने कहा, जब ये थ्योरीज सब अपना अपना काम करेंगी तो सब ये कंपोनेंट्स मिलकर एक आदर्श राज्य का निर्माण करेंगे। और इस श्रृंखला में उसने 4 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमारे सामने रखे। थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसको हम न्याय का सिद्धांत कहते हैं। थ्योरी ऑफ एजुकेशन, इसको हम शिक्षा का सिद्धांत कहते हैं। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, जिसको हम साम्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। एंड थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, जिसको हम दार्शनिक राजा का सिद्धांत कहते हैं। दीज आर 4 कोर कंपोनेंट्स ऑफ इस थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। जब ये चारों सिद्धांत अपना अपना कार्य करते हैं तब एक आदर्श राज्य का निर्माण होता है। मीनिंग देयर बाय कि ऑल दीज 4 कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये सारे सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। आदर्श राज्य तभी संभव होगा जब ये सब एक साथ काम करेंगे। When I will discuss all these components with you, you will find that each theory is linked to another theory. It is incomplete without the other theory. तो इस तरीके से उसने इन चारों को मिलाकर एक आदर्श राज्य का सिद्धांत हमारे सामने रखा, जो बहुत ही रोचक सिद्धांत है, जो एक बहुत ही आदर्श सिद्धांत है। इस श्रृंखला में जो सबसे महत्वपूर्ण पहला सिद्धांत है उसको हम प्लेटो का न्याय का सिद्धांत कहते हैं, जिसकी चर्चा, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की चर्चा मैं अब अपने अगले व्याख्यान में करूंगा। और जो एक विस्तृत सिद्धांत है और मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।